दोस्तों मुंबई का एक हॉस्पिटल जिसमें एक लड़की एडमिट थी 13 या 14 साल की। उसकी एक अजीब सी शर्त थी। उसने कहा कि जो भी मेरा इलाज करने आएगा वो डॉक्टर महिला होनी चाहिए। जो भी मुझसे पुलिस की पूछताछ करने आएगा वो महिला होनी चाहिए। और जो भी सफाई कर्मचारी यहाँ आएंगे वो भी महिला होनी चाहिए। वो लड़की पुरुष को देखते ही इतना जोर जोर से चीखने लगती, चिल्लाने लगती, जैसे उसकी मानो जान ही निकल जाए। उसके मन में पुरुष के प्रति ऐसा डर बैठ चुका था। तो ये डर किस लिए बैठा था, आइए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 सेकंड का वक्त लगेगा सब्सक्राइब करने में। वो आपका 1 सेकंड हमें बहुत सपोर्ट करता है। तो आइए करते हैं कहानी की शुरुआत। दोस्तों, जब मैंने इस कहानी के बारे में सुना, इसकी जांच पड़ताल करी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह के लोग इस दुनिया में रहते हैं, इतनी दरिंदगी उनके मन में कैसे भरी हो सकती है। दोस्तों, एक कहानी है रितु की। रितु जो कि बदला हुआ नाम है, इन्हीं कारणों की वजह से मैं उसका नाम ले नहीं सकता क्योंकि नाबालिग लड़की है। दोस्तों, ये लड़की महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है, पुणे। पुणे में एक थाना पड़ता है बनवारी। तो इसी बनवारी में एक बनवारी थाने, जो थाना लगता है, वहां पर ये लड़की रहा करती थी। वहां पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। और इसके पिताजी जो बेहद गरीब इंसान थे, वो एक नर्सरी में, जहाँ पेड़ पौधे लगाते हैं, वहां पर काम किया करते थे। दिन था 31 अगस्त 2021। रितु अपने माँ बाप से बिना बताए महाराष्ट्र के पुणे स्टेशन रात के 10 बजे पहुंचती है, अपने एक दोस्त से मिलने, जो कि उससे मिलने मुंबई से आ रहा था। अब पुणे रेलवे स्टेशन रितु पहुंचती है, 10 से 15 मिनट का टाइम हो जाता है। उसका दोस्त आता नहीं है, उससे कोई संपर्क उसका हो नहीं पा रहा था। तो रितु बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। तभी एक ऑटो वाला रितु के पास आता है और वो ऑटो वाला रितु को रोते हुए देखकर ऑटो रोकता है और बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो और क्यों परेशान हो। तो रितु को भी उस समय सहारे की जरूरत थी। उसे लगा मैं इतनी रात को यहाँ अकेली खड़ी हूँ तो किसी के सहारे की तो जरूरत है ही है। बच्ची थी, उसको इतनी अभी अक्ल थी नहीं। तो ऑटो वाले ने कहा कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आराम से खड़ी रहो, तुम्हारा दोस्त आ जाएगा। और ये कह के ऑटो वाला वहां से चला जाता है। अब होता क्या है, तभी वो ऑटो वाला 10-15 मिनट बाद लौटकर रितु के पास वापस आता है और रितु से कहता है कि मैंने स्टेशन के बाहर दूसरी तरफ एक लड़का देखा है जो किसी लड़की को ढूंढ रहा है। मुझे लगता है वो तुम्हारा दोस्त है। आओ मैं तुम्हें उस तक छोड़ देता हूँ। रितु को उस ऑटो वाले पर विश्वास था। रितु उस ऑटो वाले के साथ बैठती है और वो ऑटो वाला ऑटो में रितु को बिठाने से पहले उसको एक पानी की बोतल देता है। कहता है तुम प्यासी हो शायद, पानी पी लो। रितु पानी पीती है, ऑटो में सवार हो जाती है। ऑटो वाला उसको लेकर चल देता है। अब पानी पीते ही रितु को चक्कर आ जाता है और रितु ऑटो में ही बेहोश हो जाती है। अब वो ऑटो वाला ऑटो को एक जंगल की तरफ ले जाता है। वहां ऑटो को रोकता है और बेहोश रितु के साथ लगभग 3 से 4 बार उसका रेप करता है। और रितु जब होश में आती है तो वो अपने आप को एक लॉन्च में पाती है, यानी एक होटल, छोटा सा जो होटल होता है छोटे छोटे गांव कस्बों में, उस तरह के एक लॉन्च में पाती है। और देखती है उसके आसपास 10 से 12 लड़के हैं। रितु अभी भी बेहोशी की हालत में थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी और वो फिर से बेहोश हो जाती है। अब वो 13-14 साल की रितु, मात्र इतनी छोटी सी बच्ची, फिर से जब होश में आती है तो देखती है वो 12 लड़के एक के बाद एक करके रितु से दुष्कर्म यानी रेप करते हैं उसका। रितु ची रितु चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उन दरिंदों पर के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो बिल्कुल वहशी की तरह रितु को नोचते हैं, उसका रेप करते हैं। एक के बाद एक करके 12 लड़के उसका रेप करते हैं। रितु चीखती रहती है, कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। वो कुछ नहीं सुनते। रितु कहती है मुझे प्यास लगी है, लड़के कुछ नहीं सुनते। बस वो हवस में इतना पागल हो गए थे कि बस वो रितु का रेप करते चले जा रहे थे। और हर 1-1.5 घंटे में रितु को इंजेक्शन दिए जा रहे थे ताकि वो पूरी तरह होश में ना आ जाए। और उसके बाद रितु कभी चीखती, कभी चिल्लाती। लॉन्च के बाहर आवाज जाती भी है तो लॉन्च एकदम खाली टाइप का था, जहां पर एकदम सुनसान इलाका था। रितु की आवाज कोई सुनता नहीं और वो वहशी दरिंदों का शिकार हो चुकी थी। अब रेप करते करते सुबह से शाम हो गई। अब शाम होने के बाद जब लड़के थक गए तो रितु भी एक बार फिर से बेहोश हो गई और उसके बाद लड़के जाके कुछ देर के लिए शांत हुए। इस घटना को दिल्ली की निर्भया कांड से कंपेयर किया जाता है क्योंकि ये उससे भी भयानक एक घटना थी जिसमें एक छोटी सी बच्ची इतने दर्द से गुजर रही थी। अब आपको बताऊंगा दोस्तों, उसके बाद रितु थोड़ा होश में आती है। अब होश में आने के बाद
गिड़गिड़ाती है उनके लोगों के आगे कि मुझे छोड़ दो, मैंने आप सबका क्या बिगाड़ा है। तो एक लड़के को शायद उस पर रहम आ जाता है, वो उसको बाहर लेकर जाता है और मुंबई के दादर स्टेशन पर उसको छोड़ देता है और वहां से फरार हो जाता है। अब दिन था 1 सितंबर, रात के 10 बजे। अब दोस्तों दादर स्टेशन पे रात के 10 बजे रितु अकेली सहमी हुई, डरी हुई, रोती हुई एक कोने में पानी की टंकी होती है, उसके किनारे पड़ी होती है। तभी 2 4th ग्रेड पे काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी होते हैं, वहां उनकी नजर रितु पर पड़ती है और वो रितु की तरफ आते हैं दौड़े हुए। कहते हैं तुम्हें क्या हुआ? रितु अपनी सारी कहानी बताती है और वो 2 कर्मचारी रितु को लेके एक कोने में जाते हैं जहां पर एक सुनसान सा इलाका था। और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, वो उन 2 कर्मचारियों ने भी अब रितु के साथ जोर जबरदस्ती करके उसका रेप किया, एक के बाद एक करके। अब रितु टोटल मिला के 14 लड़कों का शिकार हो चुकी थी। अब दोस्तों तो कर्मचारियों ने रितु के साथ रेप करके, उसका दुष्कर्म करके उसके साथ उसको एक चंडीगढ़ की एक ट्रेन में बिठा दिया और रित रितु बेहोश थी। उन्होंने चंडीगढ़ की एक ट्रेन में उसको बिठा दिया और वो भी वहां से फरार हो गए। अब ट्रेन चलती गई, ट्रेन का आखिरी स्टॉप था ये चंडीगढ़। अब अगले दिन 2 सितंबर की सुबह ट्रेन चंडीगढ़ पहुंचती है और रितु अपने आप को चंडीगढ़ में पाती है। अब स्टेशन के वो बाहर निकलती है और फिर से फूट-फूट के रोने लगती है, दर्द से कराहती है, चीखती है और वहीं पड़ी रहती है। आस-पास से सैकड़ों लोग गुजरते हैं लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और इसी तरह मिनट बाय मिनट, घंटा बाय घंटा गुजरता रहता है। अब दर्द से सहमी रितु जब वहां भी कोने में एक पड़ी हुई थी, तो एक जीआरपी यानी जो रेलवे पुलिस होती है, उसके कर्मचारी की नजर रितु पर पड़ती है और वो रितु के करीब जाता है और कहता बेटा आपकी कोई मदद करूं, आप थोड़ा परेशान लग रहे हो। तब रितु उस पुलिस वाले को देख के इतना डर जाती है क्योंकि अब उस रितु को हर हर पुरुष के चेहरे में वो दरिंदे नजर आ रहे थे और वो पुलिस वाले से इतना डर जाती है कि चीख चीख कर वहां से भागने लगती है। दोस्तों आप भी सोच सकते हैं एक मासूम बच्ची पर इतना अत्याचार वो कहाँ से बर्दाश्त करेगी, मात्र 13-14 साल की लड़की। अब वो डर के बेचारी वहां से भागती है और भागने के बाद पुलिस वाला शायद ही बहुत अच्छा इंसान था, उसने चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन को फोन करा और बोला इस तरह की हालत में एक लड़की यहाँ पर भाग रही है, तो प्लीज आप आइए और मदद करिए। तो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन वाले आते हैं, उस लड़की को अपने साथ एनजीओ ले जाते हैं जिसमें ज्यादातर महिलाएं ही थी क्योंकि वो भी एक लड़की थी रितु। अब रितु को हल्का हल्का होश आता है। एक्चुअली वो पहले भी हल्का हल्का बेहोशी की हालत में थी, वो अपने पूरे होश में थी नहीं। अब होश में आती है तो देखती है उसके सामने एक महिला यानी चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की एक महिला थी। अब वो रितु उसके सामने चीख चीख कर रोने लगती है और वहां पर 2-4 पुरुष भी थे, उनसे बहुत डरती है, कहती है इनको भगा दो यहाँ से, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो वो महिला पुरुषों को वहां से बाहर निकालती है और रितु से पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ। रितु डरी रहती है, कुछ कहती नहीं, लेकिन महिला शायद उसको इतने अच्छे से ट्रीट कर रही थी जैसे उसकी माँ हो वो, और रितु को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रही थी। रितु को भी लगता है कि हाँ ये शायद बहुत अच्छी इंसान है। डरी हुई बच्ची थी, उसको अच्छे गलत का उस समय वो डिसाइड कर नहीं पा रही थी, लेकिन उसको लगा ये बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। अब वो रोते रोते अपनी पूरी दास्तान उस महिला से बताती है और महिला जब ये दास्तान सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसके बगल में जितनी भी फीमेल स्टाफ था जो सुन रहा था ये कहानी, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब जो फीमेल और जो स्टाफ की जो महिला थी यानी जो एनजीओ की जो महिला थी, अब वो पुलिस में रिपोर्ट करती है और रितु की आप बीती पुलिस वालों को बताती है और पुलिस वाले फट से एक्शन में आ जाते हैं। अब उधर 31 अगस्त से जहां से रितु अपने घर से गायब थी, रितु के माँ बाप भी बहुत परेशान थे रितु को लेकर और वो आनन फानन में रितु की गुमशुदगी की रिपोर्ट वहीं बनवारी थाने में जाकर करते हैं और बनवारी थाने के पुलिस वाले इस समय एक्शन में आते हैं। इस केस में पुलिस वालों ने अपना काम बहुत ही मुस्तैदी से किया और फटाक से आसपास के थानों में कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद उनको जानकारी मिलती है कि रितु इस समय अ, चंडीगढ़ के एक एनजीओ में है। उनको जानकारी मिलती है और रितु को चंडीगढ़ से बाय फ्लाइट यानी हवाई जहाज के रास्ते मुंबई में लाया जाता है और मुंबई में एक अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अब इधर बनवारी थाने के पुलिस वाले जो रितु के द्वारा जो जानकारी मिली थी, उसको जानकारी मिलती है
और वो जाके पुणे के जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी की छानबीन करते हैं और सीसीटीवी में उनको एक ऑटो रिक्शा वाला नज़र आता है, जिसमें रितु उस ऑटो वाले के पीछे बैठी हुई है, ऑटो की रिक्शा के पीछे बैठी हुई है और पुलिस वाले कैमरे की मदद से उस ऑटो रिक्शा का नंबर ट्रेस करते हैं और ट्रेस करके ऑटो वाले को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद ऑटो वाले की बयान पे उन 11 लड़कों को भी गिरफ्तार करते हैं जो कि इस रेप केस में शामिल थे। और रितु ने जो बताया था कि उसके बाद दादर स्टेशन पे दो लोग थे जिन्होंने उसके साथ रेप किया। पुलिस वहां भी जानकारी लेती है और पाती है कि 4th ग्रेड में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की इस समय वहां पर ड्यूटी लगी हुई थी। उन कर्मचारियों को पकड़ा जाता है। रितु उनको पहचानती है और उन 2 लोगों को भी पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। टोटल मिला के पुलिस ने इस केस में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो अभी ट्रायल पर चल रहे हैं, जिनको अभी कोई सजा तो हुई नहीं है, अभी वो ट्रायल पर चल रहे हैं और यकीन है कि उन सबको बहुत कड़ी सजा मिलेगी। मैं भी यही चाहूंगा कि जिसने भी ये काम किया उसको कड़ी सजा मिले। और दोस्तों, इसमें पुलिस वालों ने कोर्ट से एक मांग करी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई जाए, जिसमें 10 से 15 दिन के अंदर इन लोगों को सजा दी जाए। लेकिन अभी जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ अभी तक इन लोगों को कोई सजा हुई नहीं है। अभी ये सारे एक जेल में बंद है, मुकदमा अभी ट्रायल पर है। तो दोस्तों, ये थी रितु की कहानी, जो कि दूसरे निर्भया केस के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि सबसे पहले तो आप अपने घर में जो छोटी बच्चियां हैं उनकी काउंसलिंग कराएं, उनको इतना ज्ञान दें कि क्या सही है और क्या गलत है। और रात में बच्चे घर के 13-14 साल की बच्ची थी, घर से इतना गायब हो जाती है। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा लगा कि रात को 10-11 बजे लड़की घर से बाहर जा रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कभी भी घर जाए उसके साथ माँ बाप या कोई भी उनके साथ होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि दोस्तों, छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची के ऊपर क्या बीती होगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है बहुत दर्द से गुजरी है वो बच्ची। आशा करता हूँ वो बच्ची हमेशा ठीक रहे। फिलहाल वो ठीक है। तो दोस्तों, आगे इसी तरह की कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा और रितु के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे संजीव को सच्ची कहानी के इस एपिसोड से विदा कीजिएगा। नमस्कार।